चलिए ध्यान दीजिए, डेप्रिसिएशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। मतलब डेप्रिसिएशन क्या है? तो डेप्रिसिएशन एक परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज, यानी कि हमेशा होने वाला, हमेशा घटने वाला एक प्रोसेस है जो कि क्या करता है, डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। मतलब कि टेंजिबल नेचर के जो भी फिक्स एसेट होते हैं उनके बुक वैल्यू में कमी आते रहता है, परमानेंट कमी आते रहता है। उसी परमानेंट कमी आने को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन कैसे संपत्तियों में, कैसे एसेट्स में? तो टेंजिबल फिक्स एसेट, यानी वैसी अस्थाई संपत्तियां जो टेंजिबल होती हैं। टेंजिबल का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको मूर्त। टेंजिबल का मतलब मूर्त, और मूर्त किसे कहते हैं? वैसी संपत्ति जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, विच कैन बी सी एंड टच एंड देयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी वैसी संपत्तियां जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है और उसको मनी में मेजर किया जा सकता है, उसको टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। और ऐसे फिक्स एसेट जो टेंजिबल नेचर के हैं उनके बुक वैल्यू में, कौन से वैल्यू में? बुक वैल्यू में अगर परमानेंट और कंटिन्यूअस डिक्रीजमेंट होते रहता है, यानी घटते रहता है उनका वैल्यू, तो उसी को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये वैल्यू घटता क्यों है सर? तो वैल्यू क्यों घटता है? तो ड्यू टू यूज, यानी संपत्तियों को यूज करने से उसका वैल्यू घटता है। इफ्लक्शन ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे टाइम पास होते रहता है, बीतते हुए समय के अनुसार भी संपत्तियों का वैल्यू जो है वो गिरते रहता है। ऑब्सोलेंस, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि ट्रेंड से ख़त्म हो जाती हैं, है कि नहीं, गायब हो जाती हैं, ट्रेंड में प्रचलन में ही नहीं रहती है, उसको ऑब्सोलेंस कहते हैं। इसके वजह से भी संपत्तियों का वैल्यू जो है वो खत्म हो जाता है, गिर जाता है। परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस, और कुछ चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं कि अचानक से ऐसे मार्केट में कोई संपत्ति का वैल्यू ऐसे गिरा कि अब दोबारा से वो बढ़ने वाला नहीं है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में और भी इत्यादि बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके वजह से अस्थायी संपत्तियों में, टेंजिबल एसेट्स में, फिक्स टेंजिबल एसेट्स जो होते हैं, इन संपत्तियों में अगर उनके वैल्यू में, उनके बुक वैल्यू में अगर कमी आती है तो उसी कमी को हम लोग डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। अब आइए इस डेफिनेशन के माध्यम से हम देखते हैं कि उसकी मतलब डेप्रिसिएशन की विशेषता क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो अगर डेप्रिसिएशन का कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कहेंगे द प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन इज मेड ओनली फॉर फिक्स्ड एसेट। यानी आप देख सकते हैं कि सर जो करंट एसेट्स होते हैं जैसे डेटर्स, जैसे स्टॉक, ये सब एसेट्स पर जो, ये भी एसेट्स हैं लेकिन करंट एसेट हैं, और करंट एसेट पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, बल्कि डेप्रिसिएशन हमेशा केवल फिक्स एसेट पर ही लगता है। जैसे कि बिल्डिंग आप सभी जानते हैं फिक्स एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट है, फर्नीचर फिक्स एसेट है, एटसेट्रा, और भी इत्यादि ऐसे ही फिक्स एसेट्स हो सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन विद एक्सेप्शन ऑफ लैंड, यानी कि लैंड यानी जमीन नाम की एक ऐसी संपत्ति है जो कभी भी डेप्रिसिएट नहीं होती है, घटती नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं होती है। मतलब लैंड पर यानी ज़मीन पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, यानी उसका वैल्यू कभी भी नहीं घटता है। बिल्डिंग का वैल्यू घट सकता है, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू घट सकता है, फर्नीचर का वैल्यू घट सकता है, इन सब का वैल्यू घट सकता है, लेकिन ज़मीन का वैल्यू कभी भी नहीं घटता है। और इसीलिए ज़मीन जो है वो एक्सेप्शन में है, अपवाद में है, क्योंकि ज़मीन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। उसके एक ये भी कारण है। कारण क्या है? अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? कारण ये है कि जितनी भी संपत्तियाँ होती हैं इन सबका एक उम्र होता है, एक एज होता है, एक टाइम पीरियड होता है जितने समय तक ये चलेंगे। अगर आप किसी भी बिल्डिंग को ले तो बिल्डिंग का अनुमान लगाया जा सकता है कि 40 साल, 50 साल, 100 साल ऐसे चलेगा, है कि नहीं। प्लांट एंड मशीनरी का भी एज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, फर्नीचर का भी। लेकिन ज़मीन का, यहाँ का ज़मीन कितने साल तक चलेगा? अनलिमिटेड पीरियड, कोई कैलकुलेशन नहीं है। आज जिस ज़मीन पे है ये ज़मीन क्या अभी कुछ दिन पहले बना और कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा? नहीं सर, ये ज़मीन हमेशा ही रहेगा, है कि नहीं। जब तक धरती है तब तक ये ज़मीन है। तो कहने का मतलब ज़मीन का कोई लाइफ टाइम पीरियड नहीं होता है, और इसी वजह से ज़मीन कभी भी वैल्यू उसका घटता नहीं है, और इसको हम लोग एक अपवाद कह सकते हैं डेप्रिसिएशन का। फिक्स एसेट तो है, टेंजिबल भी है, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। रीज़न क्या है? रीज़न एकमात्र ये है कि सर उसका जो लाइफ है वो अनलिमिटेड है। समझ गए क्या? डेप्रिसिएशन केवल उन्हीं संपत्तियों पर लगता है जिसका लाइफ लिमिटेड होता है। क्लियर है बात? लिमिटेड का मतलब एक टाइम पीरियड होता है कि इतने समय तक चलेगा, लेकिन लैंड का समय पीरियड है क्या? कोई
कोई नहीं सर। चलिए अगला कहता है कि डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ द एसेट नॉट द मार्केट वैल्यू। ध्यान दीजिएगा कि डेप्रिसिएशन जब भी लगाया जाता है वो किसी भी एसेट्स के कॉस्ट पर लगाया जाता है, ना कि उसके मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस क्या है उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे हमें वो एसेट कितने का पड़ा उससे फर्क पड़ता है। हमें वो एसेट कितने का पड़ा है, मान लीजिए कोई एसेट अगर 10,000 का है मार्केट में, लेकिन हमें वो 8,000 का ही पड़ा, तो हम जब अपने यहाँ लाएंगे उसको, उसका हिसाब किताब करेंगे तो 8,000 रुपये पर ही तो करेंगे। मार्केट वैल्यू क्या है उससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं? तो कहने का मतलब कि मार्केट वैल्यू पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता है बल्कि कॉस्ट वैल्यू पर लगाया जाता है। अगला, डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस द बुक ऑफ फिक्स एसेट reduces the book value of fixed asset but not its market value। यहाँ बुक वैल्यू होना चाहिए, बुक वैल्यू, यानी कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो बुक वैल्यू को घटाता है, किसी भी फिक्स एसेट के बुक वैल्यू को घटाता है, ना कि उसके मार्केट प्राइस को घटाता है। आगे बात करें तो डेप्रिसिएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, डेप्रिसिएशन कोई अचानक से होने वाला प्रक्रिया नहीं है बल्कि निरंतर होने वाला प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब अगर डेप्रिसिएशन की बात करें, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर हम कहें एग्जाम्पल के तौर पर कि डेप्रिसिएशन साल के अंत में निकाला जाता है, लेकिन ये नहीं कि साल के अंत में अचानक से डेप्रिसिएशन लग जाता है, नहीं सर। जब बल्कि डेप्रिसिएशन जो है वो पूरे साल लगते रहता है। डेप्रिसिएशन जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर कहें तो साल के बीच में अगर कोई संपत्ति को बेच दिया जाता है तो वैसे सिचुएशन में भी जितने समय के लिए हमने संपत्ति को यूज़ किया है उतने समय के लिए डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। जरूरी नहीं है कि साल के अंत में ही हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने टाइम पीरियड भी हमने यूज किया है संपत्ति को उतने टाइम पीरियड के लिए हम लोग क्या करेंगे, उतने टाइम पीरियड के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है, तो डेप्रिसिएशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डेप्रिसिएशन क्या है जी? डेप्रिसिएशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आगे कहें, डेप्रिसिएशन के बारे में कहता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। एक नया शब्द है, समझिएगा ध्यान से। डेप्रिसिएशन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? देखिए दो शब्द होता है, एक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट। ये शब्द आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो सुन लीजिए क्या होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसे आइटम जिनको फर्क नहीं पड़ता है कि प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है। सर अगर कोई खर्चा है तो उसको दिखाना ही पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। जैसे डेप्रिसिएशन के बारे में हम बात करें तो क्या अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे? अरे सर डेप्रिसिएशन तो बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि एसेट्स, कोई भी एसेट्स है आपके यहाँ फिक्स एसेट है, उसका वैल्यू अगर घट रहा है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। जैसे क्या इस मान लीजिए इस बिल्डिंग का रेंट देना है तो क्या मकान मालिक कहेंगे कि चलिए मिश्रा जी आप पैसा नहीं इस बार बढ़िया कमाए हैं तो एक काम कीजिए रेंट रहने दीजिए? ऐसा नहीं होता है, रेंट देना ही पड़ेगा। बिजली विभाग वाले इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या हम ऐसा है कि प्रॉफिट नहीं कमाए बिजनेस में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, हम देना ही पड़ेगा। तो कुछ ऐसे आइटम होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम करता है तो एम्प्लॉय को सैलरी देना। सर एम्प्लॉय को फर्क नहीं पड़ता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि नहीं, वो तो हर महीने सैलरी अपना लेके जाएगा। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे आइटम होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता है कि प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ है, वो करने ही पड़ेंगे सर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। तो उसी को कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और डेप्रिसिएशन भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब इसको भी फर्क नहीं पड़ता है कि इसको भी फर्क नहीं पड़ता है कि इसको भी फर्क नहीं पड़ता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। ये बात समझ में आ रहा है क्या? तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन की विशेषताएं क्या होती हैं। और डेफिनेशन के माध्यम से आपने ये भी सीखा कि डेप्रिसिएशन होता है जिसको हिंदी में हम लोग ह्रास कहते हैं। ये ह्रास यानी डेप्रिसिएशन क्यों, किस वजह से लगता है, तो बहुत सारे वजहों को भी मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे कि यूज करने की वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम पास होते रहता है उसके वजह से होता है, ऑब्सोलेंस यानी मान लीजिए कोई ट्रेंड से ही चीज़ें खत्म हो जाती हैं उसके वजह से भी हो सकता है, परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस की वजह से हो सकता है, यानी मार्केट प्राइस घट गया और ऐसे घटा कि फिर वो बढ़ने वाला नहीं है। तो ऐसे संपत्तियों के मतलब कि ऐसे ऐसे वजहों से संपत्तियों का जब वैल्यू गिरता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। और भी कई सारे जो टर्म है वो हो सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग सीखने वाले हैं, हमने देखा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्यों होता है डेप्रिसिएशन की विशेषताएं क्या होती हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म जो अलग अलग संपत्तियों के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब कि कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जिनका वैल्यू अगर गिरता है तो उसके लिए डेप्रिसिएशन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे कुछ शब्दों के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, कोई डाउट है आपका? बोलिए।
वो रहते हैं एक्सेप्शंस में केवल लैंड ही होगा या यस, लैंड ही है केवल, ओनली लैंड इज एन एक्सेप्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसपे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। आइए कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी के बारे में जानते हैं, कुछ ऐसे शब्दों के बारे में हम लोग जानते हैं जो कि संपत्तियों के घटने पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डेप्रिसिएशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। संपत्ति घट रहा है लेकिन डेप्रिसिएशन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एक शब्द आता है एमोटाइजेशन, एक शब्द है एमोटाइजेशन, ध्यान दीजिएगा, एमोटाइजेशन। ये एमोटाइजेशन क्या होता है ज़रा ध्यान देंगे तो देखिए, यहाँ पर हमने कहा था कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो टेंजिबल फिक्स एसेट के वैल्यू में अगर गिरावट आती है, टेंजिबल फिक्स एसेट, कौन सा एसेट था? टेंजिबल फिक्स एसेट। तो सर फिक्स एसेट को हम कह सकते हैं कि फिक्स एसेट दो प्रकार का होता है, एक टेंजिबल फिक्स एसेट और दूसरा इनटेंजिबल फिक्स एसेट। तो जब टेंजिबल फिक्स एसेट के वैल्यू में कमी आती है तो डेप्रिसिएशन कहते हैं, लेकिन जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे कि गुडविल, जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, ये सारे जो इनटेंजिबल नेचर के एसेट्स हैं, इन सभी अगर इन सब का वैल्यू घटता है तो उसके लिए हम लोग एमोटाइजेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए। बात समझ में आ रहा है क्या? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल फिक्स एसेट इज नॉन एज एमोटाइजेशन। यानी एमोटाइजेशन शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं कि अगर कोई संपत्ति है जो इंटेंजिबल नेचर का है और उसका वैल्यू घट गया तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? एमोटाइजेशन। कुछ और संपत्तियों के बारे में इस्तेमाल करते हैं, कुछ और संपत्तियों के बारे में सोचते हैं। जैसे कि एक शब्द आता है जिसको कहते हैं डिप्लीशन। डिप्लीशन, अब ये डिप्लीशन क्या होता है सर? तो देखिए, आप लोगों ने मिनरल्स का नाम सुना है क्या? खनिज पदार्थ जो ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं, जैसे कोयला, तेल, पेट्रोल, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं। और आप सभी ने बचपन से पढ़ा होगा कि सर हमारे खनिज पदार्थ लिमिटेड हैं, ये ऐसे संसाधन हैं जो ख़त्म हो रहे हैं और इसको रिन्यू होने में बहुत हज़ारों सालों लग जाते हैं, इसलिए इनका प्रयोग कम से कम करें। ऐसा हमेशा सरकार की तरफ से सुनने को मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से, है कि नहीं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें क्योंकि तेल दुनिया से एक बार ख़त्म हो जाएगा, एक समय आएगा कि, है कि नहीं? 4 आदमी हैं तो 4 गो बाइक लेके चल रहे हैं, नहीं, कोशिश कीजिए कि 2 गो बाइक पे चल दे, एक पे नहीं, खतरा हो जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, है कि नहीं? तो ऐसे ऐसी चीज़ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सर जो हमारे मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं या वैसे संपत्ति, वो भी तो हमारे लिए संसाधन संपत्ति है ना जी, वो भी क्या है? संपत्ति है, संसाधन है। तो ऐसे संपत्ति या संसाधन जो ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं, खनिज पदार्थ, जब हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी वैल्यू क्या होता है? घटता है। वो भी संसाधन क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो वैसे संसाधनों के लिए जब वो कम होते हैं तो उसके लिए डेप्रिसिएशन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, वो भी तो हमारे लिए एसेट ही है ना जी। तो उसके लिए हम लोग डिप्लीशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिप्लीशन किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? तो मिनरल्स के लिए, या फिर जैसे कोयला हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब जो होते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको सिंपल फॉर्म में बोल सकते हैं क्या? नेचुरल रिसोर्सेज, यानी ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन है वो जब घटते हैं तो उसके लिए डिप्लीशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देख पा रहे हैं आप लोग। एक और शब्द सीखते हैं इसी से संबंधित, जैसे कि एक शब्द होता है कि कुछ ऐसे संपत्तियां होती हैं जिनका वैल्यू घटते रहता है, बढ़ते रहता है। कुछ ऐसी भी संपत्तियां होती हैं, जैसे एग्जांपल में आपने कहा गोल्ड, यस, गर्ल्स एंड लेडीज़ फेवरेट एसेट गोल्ड। तो गोल्ड जो है, वो गोल्ड का जो वैल्यू है वो कभी बढ़ता है कभी घटता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो क्या कहें, जब घटेगा तो डेप्रिसिएशन, अब बढ़ेगा तो नहीं सर, तो उसके लिए एक अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे जो गोल्ड, सिल्वर, ये सब जो एसेट्स होते हैं, इन सब टाइप के एसेट्स के लिए एक अलग से शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएशन। क्या बोलते हैं? और देखिए नाम से यह स्पष्ट है, फ्लक्चुएशन माने बढ़ना घटना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट होता है, वोल्टेज बढ़ते घटते रहता है, तो फ्लक्चुएशन का मतलब जो बढ़ते घटते रहता है। तो यहाँ पर हम फ्लक्चुएशन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इस सेंस में कि कोई ऐसा एसेट जैसे कि गोल्ड, है कि नहीं, जैसे प्रेस्टिजियस एसेट्स बोल सकते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया,
है कि नहीं, प्लेटिनम हो गया, इन सभी चीज़ों के लिए जब इनका वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो होता है, ये सभी बढ़ता और घटता है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं, फ्लक्चुएशन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि सर और भी ऐसे तमाम संपत्तियां हैं जिनका वैल्यू घटता है, तो हम लोग उसके लिए डेप्रिसिएशन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उनके लिए हम लोग अलग अलग टर्म्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें आपने सीखा एमोर्टाइजेशन जो इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए होता है कि नहीं, और उसके बाद डिप्लीशन जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के लिए होता है, और फिर एक शब्द आपने सीखा फ्लक्चुएशन जो कि गोल्ड, सिल्वर, ये सभी जैसे एसेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये सभी कुछ एसेट्स हैं जिनका प्रयोग, ये सभी कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनके लिए अलग अलग टाइप्स के वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं अगर उनका वैल्यू जो है वो घटते रहता है तो। सर फ्लक्चुएशन में मेटालिक बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कौन कौन से तरीके हैं और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको फटाफट मिटाते हैं और हम लोग आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन के मेथड्स, मेथड्स फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। मेथड्स फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। याद रखिएगा, लैंड इज ओनली द एक्सेप्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। लैंड केवल एक ऐसा एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन का जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। कैसा एक्सेप्शन है डेप्रिसिएशन का, मतलब जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, उसका वैल्यू कभी भी घटता नहीं है। चलिए अब मेथड्स की बात करते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन मिटाया ऊपर से, ऊपर क्या मिटाया, चलिए अगला टॉपिक हमारा है मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन यानी डेप्रिसिएशन लगाने के कितने मेथड्स होते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कितने मेथड्स होते हैं। तो देखिए अगर मेथड्स की हम बात करें तो मेथड्स कई सारे हो सकते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग मेथड्स दिए रहते हैं, बहुत सारे मेथड्स दिए रहते हैं। कोई किताब तो कहता है कि 12 मेथड है, कोई कहता है 18 मेथड है, कोई 16 मेथड है, कोई किताब कहता है 24 मेथड है। सर दुनिया भर का मेथड हो सकता है। यस, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। बट आपको बता दें अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और सिलेबस की बातें करें तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेथड पढ़ने हैं। वो चाहे सिलेबस कहीं का भी हो, जनरली हम लोगों को 2 ही मेथड पढ़ने के लिए मिलता है डेप्रिसिएशन के। तो 2 मेथड कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो दोनों मेथड का नाम है, एक का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे क्या है, कैसे है, क्यों है स्ट्रेट लाइन मेथड। और दूसरे मेथड का नाम है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ध्यान दीजिए ये 2 मेथड्स हैं, हालांकि इन दोनों मेथड्स का नाम और भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। इन दोनों मेथड्स का नाम और भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। स्ट्रेट लाइन मेथड के भी नाम और कुछ भी हो सकते हैं, वैसे ही रिटेन डाउन वैल्यू मेथड का भी नाम और भी हो सकते हैं, मोर देन 1 हो सकते हैं। इनके नाम आप लोगों को हो सकता है कि अलग अलग पता हो। जैसे कि अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन मेथड का, तो स्ट्रेट लाइन मेथड को और अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसको हम लोग बोल देते हैं। क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर और किस नाम से बोल सकते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट
अच्छा, इनका नाम ऐसे क्यों पड़ा है, इनके बारे में भी आप लोगों को हम बताते हैं डिटेल में कि ऐसे नाम क्यों पड़े हैं। ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऐसा क्यों नाम पड़ा है, ये इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड नाम के पीछे का रीज़न क्या है, ये भी आपको बताएंगे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के और भी नाम हो सकते हैं, जैसे कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, अलग अलग प्रकार का नाम हो सकता है, या इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। और भी नाम हो सकते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड देख पा रहे हैं। ऐसे ही रिटेन डाउन वैल्यू मेथड के लिए भी बहुत सारे नाम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड के लिए भी अलग अलग प्रकार के नाम जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कौन कौन से नाम हैं वो भी हम लोग देखेंगे रिटेन डाउन वैल्यू मेथड के बारे में, कि रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में कौन कौन से नाम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो रिटेन डाउन वैल्यू मेथड को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जाना जाता है। कोई और नाम बताएंगे? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से जाना जाता है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड को। सामान्यतः यही जनरली दो शब्द सुनने को मिलता है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दो मेथड्स होते हैं। हमें वैसे डेप्रिसिएशन के बारे में हमने कहा कि मेथड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो दो ही मेथड्स पढ़ने को मिलता है। एक का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरे का नाम है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो क्या कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड, क्या कहता है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। और शॉर्ट में अगर कहें तो स्ट्रेट लाइन मेथड को शॉर्ट में लोग SLM बोल देते हैं और WDV मेथड को WDV मतलब रिटेन डाउन वैल्यू को WDV बोल देते हैं, है कि नहीं, इस प्रकार से। तो आइए एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं डिटेल में कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है। स्ट्रेट लाइन मेथड के आपने देखे इतने सारे नाम है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इतने सारे नाम हो सकते हैं। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या कहता है, आइए बात करते हैं। दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड? चलिए तो पहला शुरू करते हैं जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, क्या कहता है ये मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं, कहता क्या है ये मेथड? तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसा मेथड, डेप्रिसिएशन का एक ऐसा मेथड जो कि डेप्रिसिएशन लगने के बाद स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन बनता है, सबका मतलब बता रहे हैं। डेप्रिसिएशन का एक ऐसा मेथड जो कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में हमेशा कम होते रहता है, एक फिक्स अमाउंट से कम होता है। मतलब एसेट का जो वैल्यू है वो फिक्स अमाउंट से कम होते रहता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई 1 लाख का, मान लीजिए कि कोई 1 लाख का एसेट है, मान लीजिए कोई 1 लाख का एसेट है, तो 1 लाख का कोई एसेट है और हर साल जो है 10% यानी 10-10 हज़ार रुपये का डेप्रिसिएशन हो रहा है, लेट सपोज। तो हर साल 10-10 हज़ार रुपया ही कम होगा, इक्वल अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट, या उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट भी बोल सकते हैं। जैसे हर साल 10-10 हज़ार रुपया तो इक्वल हुआ ना अमाउंट। वैसे ही ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या नाम मतलब है इसका? जैसे कि हमने कहा कि 1 लाख रुपए पर 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो हर साल 1 लाख रुपया पर ही डेप्रिसिएशन लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट हमारा क्या है? 1 लाख रुपया, तो हर साल 1 लाख रुपया पे ही डेप्रिसिएशन लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया पे डेप्रिसिएशन हम लोग लगाएंगे। 10% लगाएंगे तो 10 हज़ार रुपया पहले साल भी आएगा, फिर दूसरे साल भी 1 लाख रुपये पे ही लगाएंगे, फिर 10 हज़ार आएगा 10%, फिर तीसरे साल भी 1 लाख पे 10% 10 हज़ार आएगा। तो कहने का मतलब कि ओरिजिनल कॉस्ट जो हमारा 1 लाख है उसी पर हम लोग हर साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे और इसी वजह से हर साल जो अमाउंट है वो फिक्स आएगा, इक्वल आएगा, और जिसके वजह से अगर हम ग्राफिकल तरीके से उसको दिखाएं तो हमारा जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब समझ पाए होंगे। और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड नाम क्यों प्रयोग किया है जरा उसका मतलब समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपने डेप्रिसिएशन लगाया किसी एसेट पर जो कि 10-10 हज़ार रुपया आ रहा है, मान लेते हैं 10 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपया हर साल आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि 4 साल 5 साल का ऐसे डेटा दिया हुआ है, हर साल जो है वो 10-10 हज़ार रुपये ही आ रहा है, 10-10 हज़ार रुपये ही आ रहा है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
5th ईयर, हर साल 10-10 हज़ार रुपया ही डेप्रिसिएशन आ रहा है। तो जब इस वैल्यू को आप लोग ग्राफिकल तरीके से दिखाएंगे, ग्राफ के माध्यम से दिखाएंगे, तो देखिए अगर हम कहें यहाँ पर कि ये मान लीजिए ये आपका है 2000, ये हो गया आपका 4000, यहाँ पर 6000, इधर अमाउंट लिख देते हैं 8000 और यहाँ पर हो गया 10,000। इधर क्या हो गया, अमाउंट हो गया, है कि नहीं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इधर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, और इधर हम लोग लिख देते हैं ईयर्स, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देते हैं, ईयर्स हो गए ये। जब इनको आप ग्राफ के माध्यम से दिखाएंगे तो देखिए पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन लगा, 10,000, तो पहले साल ये ईयर है, पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन, 10,000, तो इसके सीधाई में यहाँ पर सीधा यहाँ पर लिख लेंगे। फिर दूसरे साल में भी कितना, 10,000, तो दूसरे साल के एकदम सामने यहाँ पर, तीसरे साल में भी 10,000, चौथे साल में भी 10,000, पाँचवें साल में भी 10,000। देख सकते हैं जब आप लाइन खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बन के आएगा, स्ट्रेट लाइन बन के आएगा, और इसी वजह से इसका नाम पड़ जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो सर ये जो नाम प्रयोग किया गया है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या ये समझ में आया क्यों स्ट्रेट लाइन मेथड कहा जा रहा है? क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो हम पाते हैं कि स्ट्रेट लाइन बनता है, एंड डेट्स वाई इसका नाम पड़ जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड। और आपने देखा कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट के साथ ये डेप्रिसिएशन लग रहा है, इसीलिए नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, या इक्वल अमाउंट है इसीलिए इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, या हम कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए का कोई एसेट था, 1 लाख रुपए का कोई एसेट था, उस एसेट पर 1 लाख रुपए का कोई एसेट था और उस एसेट पर डेप्रिसिएशन जो लगाया गया वो @10% लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल, फर्स्ट साल, सेकेंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, हर साल 10-10 हज़ार रुपया ही निकल के आ रहा है। तो क्या ये जितने भी नाम प्रयोग किए हैं उन सबके पीछे का लॉजिक समझ में आ गया कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों कह रहे हैं हम इसको, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों कह रहे हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों कह रहे हैं? एक एग्जाम्पल हमने देखा, एग्जाम्पल के माध्यम से हमने डेप्रिसिएशन देखा, और उसके हिसाब से हमने जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया तो हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और इसी वजह से इसका नाम पड़ जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो पहला मेथड क्लियर हुआ। तो जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हमने लिया है कि 1 लाख रुपए का कोई एसेट है और उस एसेट पर 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो 1 लाख का 10% निकालेंगे हम लोग, जो कि 10,000 रुपया आएगा। और हर साल, ईच ईयर, हर साल हम लोग क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट से ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ऐसे मेथड को हम लोग कौन सा मेथड कहते हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या कहे तो स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर हो गया ये मेथड? चलिए दूसरा मेथड के बारे में भी देख ले। क्या दूसरा मेथड क्या कहता है? तो आइए, दूसरा मेथड का नाम क्या है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आइए ये क्या कहता है जरा इसको समझिए, इसको मिटा दें। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये दूसरा मेथड क्या कहता है जरा देखिएगा। देखिए, रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहना क्या चाहता है ये मेथड? तो इस मेथड के नाम से ही स्पष्ट है कि डेप्रिसिएशन लगाने का एक ऐसा मेथड जो कि रिटन डाउन वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगता है। रिटन डाउन वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, मतलब रिटन डाउन यानी घटे हुए वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू यानी होता है घटे हुए वैल्यू, या डिमिनिशिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग का भी मतलब होता है घटा हुआ, डिमिनिश यानी कम होना, कम हुए वैल्यू पे या घटे हुए वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। जिस मेथड से, उसी मेथड को कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, मान लीजिए कोई एसेट है 1 लाख का, कोई एसेट है 1 लाख का, और इस एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाना है, हमें डेप्रिसिएशन लगाना है @10%। तो करेंगे कैसे? अकॉर्डिंग टू रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अनुसार कैसे डेप्रिसिएशन लगाएंगे? तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल में अगर डेप्रिसिएशन हम लगाएं तो पहले साल में डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख का। मान लीजिए इसका कॉस्ट वैल्यू कितना है, इस एसेट का कॉस्ट कितना है? 1 लाख रुपया है ना जी। तो डेप्रिसिएशन पहले साल में 1 लाख रुपया पे 10% लगाएंगे, जो कि कितना आएगा? 10,000 रुपया आएगा। कितना आएगा? 10,000। अब ये वैल्यू जो एसेट हमारा 1 लाख का था वो 10,000 से घट चुका है, कम हो चुका है। अब इसका वैल्यू कितना हो चुका है? 90,000 रुपया हो चुका है। तो अब जब डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर, तो दूसरे साल में ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख पे नहीं लगाया जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट तो ये वाला मेथड कह रहा था, यहाँ पे कहता है डिमिनिशिंग बैलेंस यानी घटे हुए वैल्यू पे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड यानी घटे हुए वैल्यू पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है।
और वैल्यू घट के कितना हो गया है 90,000। तो जो सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो 90,000 रुपया पे लगाएंगे, ना कि 1 लाख रुपये पे लगाएंगे। तो 90,000 का 10% कितना होगा 9,000 रुपया। तो अब 9,000 रुपया इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 81,000। अब जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तीसरे साल में फिर से घटे हुए वैल्यू पर लगाएंगे डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर, जो कि कितना होगा 81,000 रुपये का 10%, जो कि निकल के आएगा आपका 8100, और इसको माइनस करेंगे हम लोग। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? तो कहने का मतलब आप देख सकते हैं कि जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू आ रहा है ये पहले साल में 10,000, दूसरे साल में 9,000, तीसरे साल में 8,100, ऐसे आप क्या देख पा रहे हैं कि ये घटते हुए क्रम में है, घटते हुए क्रम में है कि नहीं? तो घटते हुए क्रम में है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। घटते हुए वैल्यू पर हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, डिमिनिशिंग बैलेंस पर यानी कम हुए वैल्यू पर हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, और ऐसे मेथड को ही हम लोग क्या कहते हैं रिटेन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सर अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अगर इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे? मान लीजिए कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया, ये हमारा ईयर हो गया, तो कैसे दिखाएंगे 1 2 3 4 ऐसे इधर दिखाना होगा। तो 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 ऐसे अगर दिखाना हो तो पहले साल में कितना रुपया है 10,000, तो पहले साल में 10,000 दिखा देंगे, है कि नहीं इसके सामने। दूसरे साल में कितना है 9,000, तो दूसरे साल में हम 9,000 पे दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे बीच में 8,000 और 10,000 के बीच में, है कि नहीं। तीसरे साल में 8,100 है तो 8,100 के यहाँ पर दिखाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ऐसे घट रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं। तो जैसे आपने स्ट्रेट लाइन में देखा था कि लाइन एकदम सीधा हुआ करता था, डिमिनिशिंग बैलेंस में आप देख सकते हैं कि वो लाइन कैसे हो रहा है, घटते हुए आ रहा है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो यही मेथड होता है, 2 तरीके का मेथड, एक का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरे का नाम है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ऐसे ही इसको आगे की तरफ करते जाएंगे तो ये और नीचे आते जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मेथड है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, और पहले मेथड का नाम था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिक्स पहले मेथड का नाम था स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। कितने सारे नामों से आप जान सकते हैं। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि डेप्रिसिएशन आपने सीखा आज के क्लास में कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन की विशेषताएं क्या होती हैं, डेप्रिसिएशन किस किस वजह से लगता है, क्यों होता है डेप्रिसिएट हमारा एसेट, और फिर विशेषताओं में आपने ये भी सीखा कि कौन ऐसे एसेट है जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, जिसमें आपने देखा कि एक्सेप्शन है हमारा लैंड जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। फिर आपने देखा कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड